हेलो बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सभी को सब कुछ नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज आपको जो ये विद्या क्लासेस की ओर से फ्री क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, इसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा परमाणु आकार। आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या जो होती है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। आयन विभव के बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमंदुता, विद्युत ऋणात्मकता, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आपको आज पढ़ाए जाएंगे। और ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 3 का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु आकार। यूनिट 3 है और टॉपिक है परमाणु आकार। यूनिट 3 में टॉपिक है बेटे परमाणु आकार, ये आपको आज पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, परमाणु आकार क्या है, किसे कहते हैं परमाणु आकार? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, समझ लो सोडियम है, सोडियम होता है 11 281, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये बेटे यहाँ पर है, नाभिक का केंद्र ये रहा। तो इससे और इसके बीच की जो दूरी है, इसे बोलेंगे इसका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से और जो लास्ट की सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ये परमाणु आकार कह दीजिए या परमाणु त्रिज्या कह दीजिए। जब भी हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो परमाणु आकार बढ़ता है। और आवर्त जो होता है, जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? ये घटता है। और ये क्या होता है? वर्ग में क्या होता है? बढ़ता है। तो किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, और जब जाते हैं लेफ्ट साइड तो क्या होता है? ये घटता है। ये आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं की ओर तो त्रिज्या क्या होगी? ये घटेगी। तो इसे जो परमाणु त्रिज्या को डिपेंड करती है परमाणु के आकार पर, नाभिकीय आवेश पर। क्योंकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नाभिकीय परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? तो नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो त्रिज्या भी बढ़ जाती है। परंतु जब लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी आवर्त में, तो बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, परंतु लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। मैं देखिए सेकंड आवर्त की बात करूं तो सेकंड आवर्त आता है बेटे यहाँ से शुरू, LI BE BCNO FNE, 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कक्षाओं की संख्या में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कक्षाएं 2 ही हैं हर एक में, परंतु लास्ट के सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और लगातार इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और नाभिकीय आवेश के बढ़ जाने के कारण, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से त्रिज्या घट रही है। ये बता नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। अब आता है बच्चों आयनिक त्रिज्या। इसके बाद समझाता हूं आपको मैं कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक
त्रिज्या क्या होती है। जब बेटे याद रखना कोई एटम है न्यूट्रल और वह अपने लास्ट की सेल का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह एक सेल उसकी कम हो जाती है या फिर नाव की आवेश बढ़ जाता है उसके ऊपर, तो इस वजह से उसकी रेडियस पर भी प्रभाव पड़ता है। एल्यूमिनियम है 13 होता है, इसने अपनी लास्ट के सेल के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसने अपनी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 3 त्याग दिए। तो यहाँ पर देखना होता है हमें कि इसने केवल लास्ट की सेल से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, सेल 2 ही है, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो जितने ज़्यादा लास्ट की सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु उस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा, त्याग देगा, तो उसकी त्रिज्या उतनी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम त्रिज्या का ऑर्डर देखें, सबसे ज़्यादा Na पॉजिटिव की, फिर Mg की, फिर Al की। तो इस प्रकार से रेडियस इनकी ये ऑर्डर होगा। मतलब कि जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पर होंगे उसकी रेडियस भी उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। अगर निगेटिव आयन है बेटे तो सपोज करो आयन निगेटिव है, 14Si 4 निगेटिव है, 2 8, 15P 3 निगेटिव है, 2 8, 4 निगेटिव है ना, तो इसका बन जाएगा बेटे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिए अंतिम सेल में, और ये था 2 8 10, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आए हैं इसलिए यहाँ 8, और यहाँ आएगा 2 8 8, और यहाँ आ जाएगा 16S 2 निगेटिव हैं, 2 8 8, और 17Cl 1 निगेटिव है, 2 8 8। यहाँ पर देखिए लगातार 3 3 सेल हैं, तो यहाँ पर इन सेलों में सबसे अधिक रेडियस इसकी है क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और 4 नेगेटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा और रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने से रेडियस बाहर की ओर फैल जाएगी। इसने केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है अपनी बाहर की सेल में, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि इसके पास जो एंड में थे 17 था, 2 8 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने तो 8 बन गई। तो इस वजह से इसने केवल 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन कम होगा और रेडियस इसकी तुलना में छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी हुई बेटे? सबसे बड़ी रेडियस हुई Si की, और सबसे कम किसकी हुई? Cl की। तो इनका जो ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा Si 4 निगेटिव, फिर 15P 3 निगेटिव, फिर H 2 निगेटिव, और फिर हो जाएगा आपका Cl 1 निगेटिव। तो इस प्रकार से ये रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है? सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, और फिर क्लोरीन। क्लोराइड है बोलेंगे, ऐसे निगेटिव चार्ज है। तो बेटे इस प्रकार हम निगेटिव में जितने निगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे रेडियस उतनी इसकी बड़ी होगी क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा। पॉजिटिव कैटायन में जितने भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे रेडियस उतनी छोटी होगी क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की आयनिक रेडियस का। अब दोनों यदि मिक्स हो जाए तो आप पता कैसे लगाएंगे कि रेडियस ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन में मिल गया, मान लिया कि इन्हें रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आप कैसे लगाएंगे इन्हें रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो आपको इन्हें लगाना है रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कैसे लगाएंगे?
बताइए जरा, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। ट्वेंटी सी ए 2 पॉजिटिव, 15 पी, 19 के 1 पॉजिटिव, 17 सी एल 1 नेगेटिव। इन्हें लगाना रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम रेडियस किसकी आएगी बेटे? सी ए की, 2 पॉजिटिव। फिर किसकी आएगी? पोटेशियम की। अब इस पर 3 नेगेटिव है, इस पर 1, इस पर 2, सी एल 17। फिर सबसे पहले किसकी हो गई? फॉस्फोरस की। तो ये इनका रेडियस का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो कैटायन की रेडियस हमेशा छोटी होती है उसके उदासीन परमाणु से, और एनायन की रेडियस बड़ी होती है उसके उदासीन परमाणु से। अब आता है बेटे आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है। क्या आता है? आयनन विभव या ऊर्जा किसी भी उदासीन परमाणु में या उसके विलगित परमाणु के बाह्य कोण से, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोण से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं उसका आयनन विभव। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोण से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? उसका आयनन विभव कहते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं m कोई एटम ले लूं और ये गैस अवस्था में होना चाहिए, और मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता होगी, वह ऊर्जा क्या कहलाएगी? उसका आयनन विभव कहलाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकाल दिया, ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो ये जितनी भी ऊर्जा लगी इसकी क्या कहलाएगी? इसका आयनन विभव कहलाएगी। ये इसका मात्रक होता है किलोजूल पर मोल पाया गया है। इसका मात्रक क्या होता है? या आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं आप इसे, आयनन एंथैल्पी। किलोजूल पर मोल, ये इसकी एंथैल्पी होती है। तो बेटा क्या होता है, जब हम गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोण से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा क्या कहलाती है? उसका आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। इसका मात्रक किलोजूल पर मोल होता है। किसी आवर्त में बेटा जो आवर्त होते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये हमेशा बढ़ती है, और जो वर्ग होते हैं, वर्ग में टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? वर्ग में घटती है। जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयन ऊर्जा क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। और जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो आयन ऊर्जा क्या होगी? हमेशा घटेगी ऊर्जा। और देखिएगा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे आवर्त की बात यदि मैं करूं, तो दो आवर्त में दो स्थान ऐसे हैं जहां पर आयन ऊर्जा के क्रम में चेंज आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट है Li, Be, Bc, NO, F। तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनके क्रम में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इसके यदि आप एटॉमिक नंबर लिख लें, तो इसमें आएगा आपके लिए
1:2:1, इसमें 2:2 जाएगा, इसमें जाएगा 1:2:2, 1:2 2p1। अब यहाँ देख लेंगे 1:2p3, और यहाँ देखिएगा 1:2:2p4। यहाँ पर देखिएगा ये स्टेबल है क्योंकि ये फुलफिल्ड है। यहाँ पर ये वाला अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अनस्टेबल है क्योंकि ये फुलफिल्ड नहीं है। तो यदि हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो Li से ज़्यादा किसकी में होगी, B में, और B से ज़्यादा किसकी होगी, BE की, फिर C की। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है बेटे, स्टेबल है, या तो फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, और ये क्या है बेटा, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर किसी होगी सी के बाद होगी ऑक्सीजन की, फिर होगी नाइट्रोजन की, और फिर F। तो ये आता है इसका ऑर्डर। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी BE की ज़्यादा होती है बोरॉन से, ऐसी नाइट्रोजन ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात यदि करें हम, और यदि हम तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट आयनन ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, BE की ज़्यादा होगी, इससे बोरॉन से। अगर सेकंड की बात करें सेकंड आयन ऊर्जा तो ज़्यादा किसकी हो जाएगी इसमें, सेकंड वाले में B की ज़्यादा हो जाएगी BE से, सेकंड वाले में। सेकंड में ये स्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार N की बात करें यदि हम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनन ऊर्जा N की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, सेकंड की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी N से, क्योंकि सेकंड में ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा और नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। और फर्स्ट आयनाइजेशन में नाइट्रोजन स्टेबल है, ऑक्सीजन अनस्टेबल है। भाई इसके सेकंड की बात देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से निकल गया तो अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्टेबल से ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और अनस्टेबल से कम ऊर्जा लगेगी। तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि किसकी आयन ऊर्जा ज़्यादा है और किसकी कम है। तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को आयन ऊर्जा कहते हैं। किसी वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और किसी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। परंतु आवर्त सारणी में दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इनका क्रम में चेंज आ जाता है। एक तो है यहाँ पर BE की आयन ऊर्जा बोरॉन से ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है फर्स्ट, परंतु सेकंड नहीं, सेकंड में नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन से, और बोरॉन की ज़्यादा हो जाएगी बेरिलियम से। याद रखने वाली बात है। अब आता है बेटे इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि गैसीय अवस्था में किसी भी विलगित परमाणु के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है हमें। अब पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लिया Cl है, हम Cl को गैसीय अवस्था में लाकर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, Cl नेगेटिव बन गया। तो इस Cl नेगेटिव के बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई
ये ऊर्जा क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो याद रखना, किसी भी गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन निगेटिव हो गया, तो यहाँ जो ऊर्जा आई लगी, ऊर्जा निकली, वो निकली 141 किलो जूल। ये है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया तो ये 2 निगेटिव हो गए, तो यहाँ पर अब ऊर्जा निकली इसमें -780 किलो जूल पर मोल। तो गैसीय अवस्था में किसी भी विलगित परमाणु के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। याद रखना, ये डिपेंड कहाँ करती है? परमाणु के आकार पर। जितना परमाणु का आकार बड़ा होता है उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम आकर्षित होता है, तो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाव के आवेश जितना ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल उतना ही अधिक प्रबल होता है, और इलेक्ट्रॉन तेजी से नाभिक की ओर आकर्षित होता है। इलेक्ट्रॉन जब तेजी से नाभिक की ओर आकर्षित होता है तो वह ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर स्टेबल है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है और अनस्टेबल में ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस आवश्यक ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर हम वर्ग की और आवर्त की बात करें, वर्ग में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? घटती है। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं आएंगे, बाएं से दाएं आने पर क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि यहाँ परमाणु आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम आकर्षित होगा, कम आकर्षित होगा तो वहाँ पर वो कम ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो नाभ के आवेश क्या होता है? नाभ के आवेश बढ़ता है, और इसके बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर तेजी से आकर्षित होता है और ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। याद रखना इस बात को कि जो जितने भी एलिमेंट है आवर्त सारणी के अंदर, उन सभी एलिमेंट में क्लोरीन एक ऐसे एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है बच्चों, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 349 किलो जूल पर मोल। मतलब कहने का हुआ कि जब हम डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे, डेल्टा एच के रूप में इसे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर -349 किलो जूल पर मोल। ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो किसकी है? वो क्लोरीन की। अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बताएंगे कि सही ऑर्डर क्या है। Cl BrIF, यह मान लीजिए Cl2, Cl2 Br2 I2 F2, इन्हें चारों को इलेक्ट्रॉन बंधुता के, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के, बंधुता के बढ़ते क्रम में लिखो। इन्हें कैसे लिखेंगे? सबसे कम किसकी आएगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी? आयोडीन की। उससे ज़्यादा ब्रोमीन की आएगी, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की आएगी, फिर सबसे ज़्यादा
क्लोरीन की होती है। अब ऐसा होता क्यों है, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी और जबकि क्लोरीन की ज़्यादा हो गई, ऐसा किस वजह से हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? देखो, एफ का आकार बहुत छोटा है, एफ में 2p का आकार बहुत कम है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने में कम आकर्षण उत्पन्न होता है, और जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने में कम आकर्षण उत्पन्न होगा तो कम आकर्षण उत्पन्न होने के कारण इसकी F में 2p का आकार बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने में कम आकर्षण उत्पन्न होता है, और कम आकर्षण उत्पन्न होने की वजह से ये F जो है Cl की तुलना में कम ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता F से कम हो जाती है। अब आता है बेटे विद्युत ऋणात्मकता। अगला टॉपिक आता है बेटे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? जब साझे के इलेक्ट्रॉनों को कोई परमाणु अपनी ओर आकर्षित करता है, जब साझे के इलेक्ट्रॉनों को कोई परमाणु अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसके आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बोलते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता। साझे के परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, साझे के परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी सह संयोजक बंध में, किसी सह संयोजक बंध में किसी तत्व के द्वारा, किसी तत्व द्वारा साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को, साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को किसी सह संयोजक बंध में किसी तत्व द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है? उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। किसी भी आवर्त की बात करें या वर्ग की बात करें, तो वर्ग में तो क्या होता है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये क्या है? इसका आवर्त है। और ये क्या है? इसका वर्ग है। किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी। और किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगी? इसकी बढ़ती है। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। और आवर्त सारणी में याद रखना बच्चों, आवर्त सारणी में F की विद्युत
ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। आवर्त सारणी में F एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है F की। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूं तुम्हें बच्चों कि F2, I2, Cl2, Br2 को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में लिखो, तो सबसे कम किसकी आएगी, I2 की, फिर Br2 की, फिर Cl2, सबसे ज़्यादा F2 की। तो F2 की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखने वाली बात है ये वाली बात। मैं एक क्वेश्चन आपको फिर देता हूं मैं कि विद्युत ऋणात्मकता, ये देखिए, बताइए आप लोग, अब FON को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में लिखो। आंसर आएगा सबसे कम नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो कहते फ्लोरीन की होती है विद्युत ऋणात्मकता। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो विद्युत ऋणात्मकता पर इफेक्ट डालते हैं बच्चों? संकरण। अगर कहीं संकरण दे दिया है, पूछा कि बताइए इसमें कार्बन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का घटनाक्रम क्या है। संकरण आपको दे दिया गया Sp, Sp2, Sp3, ये संकरण है। इनमें विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम लिखिए। तो देखिएगा, अगर हम इनमें घटता क्रम लिखें तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, Sp की, क्योंकि 50% S है, 50% P है। फिर Sp2 की आएगी, क्योंकि इनमें ये कितना बैठेगा, 33.3, और ये 46.6%। और यहाँ कितनी बैठेगी सर्विस, Sp3 की 25-75। तो जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा, जितना ज़्यादा S लक्षण होगा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा क्या होता है, S करेक्टर, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज़्यादा होती है। एक विद्युत ऋणात्मकता करती है डिपेंड ऑक्सीकरण अवस्था पर भी। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है बेटे, इसकी कितनी है, 2, कितनी है इसकी, 3। तो ऑक्सीकरण अवस्था पर भी विद्युत ऋणात्मकता डिपेंड करती है। तो इसकी कितनी आएगी, 1.96, और इसकी आएगी 1.83। जितनी कम होती है किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा होती है ऑक्सीकरण अवस्था, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही कम होती है बेटे। ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीकरण अवस्था पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर इस टॉपिक को पूरा हो गया है ये टॉपिक। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा आपको मैं, और ये इस यूनिट का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक होंगे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो इसका लास्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा संक्रमण तत्वों के बारे में। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं बेटे? बेटा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और उन डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब जैसे कि 21 SC से शुरू होकर 30 ZN तक के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे क्या है? ये संक्रमण तत्व हैं। क्योंकि
इनके ड्यूपोस अपूर्ण होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन होता रहता है। संक्रमण तत्वों की विशेषता क्या होती है? तो मैं इनकी आपको 4 विशेषता यहाँ पर बता रहा हूँ। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय, क्योंकि इनके ड्यूपोस अपूर्ण होता है और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा, ये रंगीन होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरा, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्वों का ये मुख्य गुण है कि संक्रमण तत्व क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है इनका एक मुख्य गुण है संक्रमण तत्वों का। परिवर्ती कैसे? जैसे देखिए यहाँ Fe+2 भी है और Fe+3 भी होती है, तो ये क्या कर रहा है? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। तो ये याद रखना कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या है? रंगीन होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। और जो है इसके अलावा परिवर्ती दिखाते हैं। परिवर्ती कैसे? देखो, Fe2 भी होती है और Fe3 भी होती है, हो गई नहीं होगी परिवर्ती। बहुत सारे हैं, Ni की देखिएगा 2 भी होती है और Ni की 4 भी होती है, वो भी परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा जो संक्रमण तत्व होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत कैसे होते हैं? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये आयनिक और सहसंयोजी दोनों प्रकार के होते हैं। संक्रमण तत्व आयनिक भी होते हैं और सहसंयोजी भी होते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, आयनिक भी होते हैं और सहसंयोजी भी होते हैं। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इन 5 क्वेश्चनों का मुझे आंसर दें। 5 क्वेश्चन कौन कौन से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? आंसर यहाँ पर। दूसरा, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत कांता किस तत्व की होती है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के होते हैं? पहले 3 का आंसर दीजिए। क्या है इसका आंसर? Cl सही आंसर। इसका क्या है? F। इसका क्या है? D ब्लॉक। चौथा क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखो। 1, 2, 3, 4। पहला गुण कौन सा लिखेंगे? अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एकीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यूक अपूर्ण होता है। फिर अनुचुंबकीय होकर रंगीन हो गए। फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। और चौथा, कैसे होते हैं ये? डी ब्लॉक के धातु, डी ब्लॉक के धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और ये आयनिक और सह संयोजित दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा होता है और अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।